धन्यवाद बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा है ईश्वर की दया दृष्टि से आप सभी कुशल मंगल से होंगे। तो बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य के पाठ 3 मेरे पिता प्रेमचंद के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। ये पाठ कक्षा 7 के छात्रों के लिए है। तो बच्चों, कल हमने इस पाठ में क्या पढ़ा था, जल्दी से इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। बच्चों, इस पाठ के लेखक अमृत राय जी हैं। इस पाठ में उन्होंने अपने पिता प्रेमचंद जी के चरित्र का वर्णन किया है कि वो कितने सीधे स्वभाव के व्यक्ति थे। इतने बड़े लेखक व विद्वान होते हुए भी उनका जीवन कितना सरल और सीधा साधा था। उनके पहनने ओढ़ने के ढंग से कोई ये नहीं जान सकता था कि वो बहुत ही ज्ञानी और विद्वान पुरुष हैं और बहुत बड़े हिंदी के साहित्य के लेखक हैं। आइए बच्चों, अब हम आगे का अध्ययन करते हैं। लिहाजा शुरू से ही उन्होंने उस माया नगरी की गलियां झांकने का ख्याल ही छोड़ दिया और किसी क्षणिक आवेश में आकर नहीं, जीवन के एक सयत गंभीर सौम्य दृढ़ निश्चय के रूप में दुनियावी नुक्ते से कोई चाहे तो उन्हें बेवकूफ भी कह सकता है, और वे शायद थे भी। वरना अगर उनमें भी दगा फरेब की अकल होती, बहरूपिया बनने की कला होती, गिरगिट की तरह रंग बदलना आता, अभिनेता की तरह समाज के रंगमंच का उपयोग करने की कला आती, तो निश्चय ही उन्होंने भी अपने झंडे गाड़ दिए होते, 10, 20, 50 लाख की जायदाद खड़ी कर ली होती और अखबार में उनकी भी छींक का खुलासा निकला करता। लिहाजा इसमें क्या शक कि वो बेवकूफ़ तो थे ही, जो दुनिया में दुनिया वालों की तरह रहना उन्होंने नहीं सीखा। अपनी आदर्शवादी सपनों की दुनिया में रहते रहे, जिंदगी भर पैसे की तंगी के शिकार रहे और मरते वक्त अपना इलाज भी ढंग से नहीं करवा सके। बच्चों, पाठ के इस भाग में लेखक ने आगे का वर्णन करते हुए कहा है कि उनके पिता को मुंबई जाने का कई बार मौका मिला, परंतु वो बहुत ही साधारण स्वभाव के व्यक्ति थे। वो पारदर्शी व्यवहार के व्यक्ति थे, इसलिए उनको दगाबाजी करना नहीं आता था, जिस कारण वो साधारण व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हुए भी उस रंग रूप की दुनिया में ना जा सके और तमाम प्रकार की तंगी परेशानी झेलते हुए भी उन्होंने इस दुनिया में अपने आगे बढ़ने के सपने को त्याग दिया। इतने महान लेखक होते हुए भी जो उनको कई बार मुंबई जाने का मौका मिला, परंतु वह आगे नहीं बढ़े। तो आइए बच्चों, अब हम आगे का अध्ययन करते हैं। शुरू से ही उन्होंने हम लोगों के संग दोस्त का सा बर्ताव किया। मैं अपनी बात कहता हूँ, वो मेरे सबसे प्यारे दोस्त थे। मुझे याद ही नहीं आता कि उन्होंने कभी किसी बात पर एक भी कड़वा शब्द मुझे कहा हो। मारने का तो खैर जिक्र ही बेकार है। यहाँ तक कि पढ़ने के लिए भी मुझे कभी एक बात की भी नहीं कही। हाँ, अगर इस सिलसिले की कोई बात मुझे याद है तो यही कि एक बार जब मैं छुट्टी का पूरा दिन गुल्ली डंडे में गवाकर शाम को कमरे में बैठा भूगोल का होमवर्क कर रहा था, जो कि अगले रोज मास्टर साहब को दिखलाना था, तो उन्होंने डांट कर मुझे कमरे से बाहर किया था और कहा था, जाओ खेलने कूदने के लिए, शाम को कभी घर में मत रहा करो। ये सही बात है कि हम उन्हें अपनी बराबरी का और अपना सबसे बड़ा दोस्त समझते थे, सबसे प्यारा दोस्त। मुझको अच्छी तरह याद है कि हम लोग पिता के संग खाना खाने के लिए ललकते थे और किसी भी दिन उनके बगैर नहीं खाते थे। सुबह को तो खैर खाना खाकर स्कूल भागना रहता था, मगर रात के खाने के लिए तो हम लोग 10-10 बजे रात तक उनका इंतजार करते थे। नींद से आंखें झपक जाती थी, कभी कभी तो सो भी जाते थे, मगर तब भी उनके संग खाना खाने का लोभ सवर्ण ना कर पाते थे।
ये बात देखने में छोटी मालूम पड़ती है, मगर इतनी छोटी नहीं है। बाप बेटे में इतनी सहज गहरी मैत्री बराबर के दोस्त की दोस्ती जैसे कम ही देखने में आती है। हर छोटी बड़ी बात में यही मैत्री दिखाई देती थी। बच्चों, आगे के वर्णन में लेखक ने अपने पिता और उनके व्यवहार का वर्णन किया है कि पिता के साथ उनका व्यवहार मित्रता का था, एक मित्र के समान था। वो उनके साथ इस तरह से रहते थे जैसे दो दोस्त आपस में मिलकर एक ही स्थान पर निवास करते हों। मुझे याद आता है, सन 35 के दिनों की बात है। मैंने तब 1.5 साल पहले से लिखना शुरू ही किया था। मैं तब इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज में रहता था, हाई स्कूल में पढ़ता था और प्रेमचंद बम्बई, जो अब मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है, से लौटकर बनारस आ गए थे। मैंने अपनी एक कहानी पिताजी के पास उनकी राय और सलाह के लिए भेजी। वह कहानी कुछ ऐसी थी जिसमें करुणा रस बहाने से के उद्देश्य से मैंने अपने सभी प्रधान पात्रों को मौत के घाट उतार दिया था। मृत्यु से अधिक करुण तो कोई चीज होती नहीं। अगर करुण रस का पूर्ण परिपाक करना है तो कहानी में 2-4 मौतें तो होनी ही चाहिए। लिहाजा नायक नायिका सब मर गए। पिताजी ने कहानी पढ़कर बड़े दोस्ताना अंदाज में मुझे लिखा कि कहानी तो अच्छी है, बस एक बात है कि इतनी मौतें ना हो तो अच्छा, क्योंकि ऐसी कहानियां कमजोर मानी जाती हैं जिसमें ज्यादा मौतें होती हैं। बाकी सब बहुत ठीक है। बच्चों, आगे के दृष्टांत में लेखक ने बताया कि उन्होंने कुछ कहानियाँ लिखी थी जिसके बारे में वो अपने पिता से विचार विमर्श करना चाहते थे, जिसमें उन्होंने कई कैरेक्टर्स जो नायक नायिकाएं थी उनको मृत्यु प्रदान करा दी थी, ताकि उनको करुणा का, दया का भाव प्राप्त हो सके। परंतु उनके पिता ने कहा कि कहानी तो अच्छी है, परंतु उसमें इतनी मौतों को ना दर्शाया जाए। तो बच्चों, आगे का अध्ययन करते हैं। इस घटना का उल्लेख मैंने ये बताने के लिए किया कि आपको मालूम हो कि छोटे से छोटे लेखक से भी वे बराबरी की सतह पर उतरकर बात करते थे। हिमालय की ऊंचाई से बात करना उन्हें आता ही नहीं था। वे तो आपके होकर घुल मिल कर ही आपसे बात कर सकते थे। प्रेमचंद एक गहरे दोस्त की तरह, साथी की तरह नए लेखक के हाथ में हाथ देकर उसे अच्छा लिखना, आगे बढ़ना सिखाते थे और मुक्त हृदय से नए लेखक की प्रशंसा करते थे, जिससे उसका उत्साह बढ़ता था। मेरे जीवन का तो ये कठोरतम दुर्भाग्य है कि उनसे कुछ सीखने के काबिल हुआ, तभी वे मुझसे अलग हो गए। तो बच्चों, इस पाठ का सार कुछ इस प्रकार से है। इस पाठ के लेखक अमृत राय जी ने अपने पिता प्रेमचंद जी का बहुत ही सुंदर व सरल शब्दों में वर्णन किया है। लेखक ने प्रेमचंद जी के स्वभाव का, उनके सादे जीवन, सरल पारदर्शिता, प्रेम, संतोष, समानता आदि गुणों का बहुत सुंदर वर्णन किया है। इस पाठ के माध्यम से एक पुत्र ने अपने पिता के विचारों, सरलता व सादगी का व्याख्यान किया है। लेखक ने पिता को प्रकृति का दिया हुआ महाजन कहा है। बच्चों, लेखक इस पाठ के द्वारा अपने पिता से उनके संबंध का प्रेमपूर्ण वर्णन करते हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों, ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी पाठ से संबंधित कुछ कार्य मैं आपको दे रही हूँ जो आपके विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस कार्य को आपको अपनी कक्षा कार्य की कॉपी में करना है, जो आपकी फेयर कॉपी है। धन्यवाद बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा है ईश्वर की दया दृष्टि